डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में हर बार की तरह खेती किसानी के कुछ महत्वपूर्ण पहलू लेकर हम हाजिर होते हैं ताकि आप तक जानकारियों का विस्तार किया जा सके और आप उन जानकारियों का अपनी खेती किसानी में सही तरीके से इस्तेमाल कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें, किसान भाई आगे बढ़ सके, तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। आज हम विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में कुछ खास बातें करने जा रहे हैं जो कि आपके हित के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खेती किसानी में बदलते हुए के समय के साथ बहुत सारे बदलाव आए और इन बदलावों का यही कारण है कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में किस तरीके से अनाज उत्पादन हो रहा है। आज हम बात करेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन मिशन को लेकर। यह मिशन क्या है, कैसे इसकी शुरुआत की गई, इसके अंदर क्या कुछ खास बातें रहीं और किस तरीके से खेती किसानी में ये क्रांतिकारी बदलाव साबित हुआ। 2007 से लेकर आज के समय तक की अगर बात की जाए तो क्या कुछ इसके अंदर देखने को मिला, आगे इसमें सरकार की क्या रणनीति है, तमाम बातों का जिक्र आज के इस विचार विमर्श के कार्यक्रम में हम करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले आपको मिलवाते हैं उस खास एक्सपर्ट से जो आज के इस कार्यक्रम में इस विषय से जुड़ी हुई खास जानकारियां आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर चंद्रमोहन जी का। आपका स्वागत है सर। आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर से। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अलका राव जी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है मैम। आप एडवाइजर हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जी हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं IRI पूसा से। चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले ये विषय क्या है, इस पर क्या कुछ खास बातें हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आई नजर डाल लेते हैं। एवं पोषण मिशन की। यहाँ यह जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी NFSM का नाम वर्ष 2024-25 के दौरान बदलकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन यानी NFSNM कर दिया गया है। इस मिशन को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से देश में दालों, पोषक अनाजों, चावल, गेहूं और मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए लागू किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन एवं सुरक्षा प्रौद्योगिकियों, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनों, नई जारी किस्मों, संकरों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन व वितरण, एकीकृत पोषण तत्व एवं कीट प्रबंधन तकनीकों, फसल मौसम के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों की क्षमता निर्माण आदि पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। बता दें कि फरवरी 2025 में कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने देश के किसानों के हित में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के दिशा निर्देशों में बड़े बदलाव करने की स्वीकृति प्रदान की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के घटकों में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए गए हैं। मिशन के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए किसानों और बीज उत्पादकों के लिए सब्सिडी बढ़ाई गई है। कृषि मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि योजना का लाभ सिर्फ किसानों को मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एंड न्यूट्रिशन मिशन है, बाद में इसका नाम बदल के न्यूट्रिशन मिशन भी इसमें ऐड किया गया। इसके अंदर क्या कुछ रहा, अब जमीनी स्तर पर इसकी क्या हकीकत है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले करते हैं डॉक्टर चंद्रमोहन जी का। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, हमारे देश में जो अनाज उत्पादन हो रहा है, क्या उतना हम अनाज उत्पादन कर पा रहे हैं जो हमारे देश की पॉपुलेशन है या हमारे देश की जो मांग है उसको हम फुलफिल कर सकें?
जी बिल्कुल, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके संदर्भ में बताना चाहूँगा कि जो अनाज का उत्पादन है वो हमारी मांग को पूरा कर देता है, लेकिन जो पल्सेस का है, पल्सेस जो दलहनी फसलों की बात करें और ऑयल सीड फसलों में, उसमें हमारा जो उत्पादन है वो हमारी मांग के अनुसार नहीं हो पा रहा था। तो इसको विशेष ध्यान में रखते हुए 2007 में भारत सरकार द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च किया गया, जिसका मुख्य घटक थे कि भाई राइस जो हमारा धान के उत्पादन है 10 मिलियन टन्स का उत्पादन उसमें बढ़ाना है। इसी तरीके से जो गेहूं का उत्पादन था 8 मिलियन टन्स का उत्पादन उसमें बढ़ाना था और 2 मिलियन टन पल्सेस का। तो इस मिशन को बहुत सफलता मिली और इसके साथ साथ इसमें आने वाले सालों में इसमें कोर सीरियल्स, मक्का, बारले और कमर्शियल क्रॉप जैसे कॉटन है, जूट है, शुगर केन, फिर माइनर मिलेट्स और साथ साथ इसमें फिर ऑयल सीड भी जोड़ा गया ताकि बाकी फसलों में भी वही उत्पादकता का मापदंड हम पा सके ताकि हमारी जो पूरे देश की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। और ये मिशन बहुत सक्सेसफुल रहा है और अभी भी ये चल रहा है। इसके नए रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है, जिसका नया नाम इसका नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन के तौर पे इसको चलाया जा रहा है वर्तमान में। जी डॉक्टर चंद्रमोहन जी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन की अगर हम बात करें तो पहले हमने दाल की बात करी, चावल की बात करी या गेहूं की बात करी। न्यूट्रिशन जो ऐड किया गया है, न्यूट्रिशन के अंदर और क्या कुछ ऐड किया गया, कौन कौन सी फसलों पर हम ध्यान देने वाले हैं और उसमें हम उत्पादन पे अभी किस स्तर को अचीव कर चुके हैं? देखिए, अगर अभी वर्तमान के घटकों की बात करें, जो नया नाम है नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी मिशन और 2024 में जो इसका रिवैम्प वर्जन जो आया है हम बताएं उसमें, जिसकी नई गाइडलाइंस भी अब थोड़े दिनों में आपको आने वाली है इस वित्तीय वर्ष के लिए। तो उसमें हमारा धान का घटक है और गेहूं का घटक है, उसमें पल्सेस हैं, कोर सीरियल्स हैं, कमर्शियल क्रॉप्स हैं और स्मॉल मिलेट्स है जिसको श्रीअन्ना कहते हैं हम। और जो हमारा पहले जो सबमिशन और सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल चलता था उसको भी हम इसके अंदर अंतर्गत लेके आए हैं। और ये पूरी जो स्कीम है इसको हम जो भारत सरकार की 2 स्कीमें जो कृषि मंत्रालय की है, जो कृषि उन्नति योजना और राष्ट्रीय RKVY के अंतर्गत 2 स्कीमें, बड़ी स्कीमें हैं, जिसमें कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी मिशन अब आता है और इसकी नई गाइडलाइंस भी अब आने वाली है। और इसमें पूरी तरीके से इसमें ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरीके से अच्छी गुणवत्ता युक्त जो हमारी प्रजातियां हैं इन सभी फसलों में, उसका प्रदर्शन करके किसानों को हम मोटिवेट कर सके कि नई प्रजातियों को वो कैसे टेकअप करें। फिर उसका जो सस्ती दामों पे, आधी कीमत पे जो हमारा बीज किसानों को उपलब्ध कराया जा सके। साथ साथ जो छोटे किसान हैं उनको मिनी किट फ्री ऑफ कॉस्ट जो नई किस्में हैं उन्हीं इन फसलों की, उनका मिनी किट भी हम उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ INM और IPM प्रैक्टिसेस पे भी अनुदान भारत सरकार देती है। और अगर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट विशेष तौर पे ऐसी इन्हीं फसलों पे जो इस फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत आती है उस पे कोई ऐसा रिसर्च का काम करना चाहता है जो और कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी भारत सरकार उसको सपोर्ट करती है। तो मिशन एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मोड में चलाया जा रहा है और इन फसलों को पूरा ध्यान में रखते हुए कि इनकी हर पहलू को टच करते हुए हम इसकी उत्पादकता बढ़ाएं, किसानों को जागरूक करें, नई प्रजातियों को लेके आएं ताकि देश की जो डिमांड है वो पूरी निरंतर हम कर सके। जी, तो देश के विकास के लिए और हमारी जो मांग है, जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही, ऐसे समय जो हमारी मांग है उसको पूर्ति करने के लिए सरकार निरंतर कदम कदम पर ऐसे स्वागत योग्य कदम लेकर आती है जिससे हमारे किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, खाद्यान्न की मांग को पूरा किया जा सके और जलवायु परिवर्तन जो चुनौती बनकर निकल आ रहा उसका भी समाधान किया जा सके। डॉक्टर अलका जी का रुख करते हैं। डॉक्टर अलका जी, खाद्यान्न की मांग को हम पूरा करने के लिए उत्पादन तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर हम फूड सिक्योरिटी के लिहाज से अगर बात की जाए, इसकी ज़रूरत क्यों है हमारे देश के अंदर? हमारे देश में उत्पादन तो बहुत है, लेकिन खाने योग्य जो अनाज है और जो पहुंच में है, लोगों की पहुंच में क्या वो खाने योग्य अनाज है, इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको किस निगाह से देखता है? आपके नज़रिए से किस प्रकार से देखते हैं आप? आपने बहुत सही बात पूछी है गौरव जी। जो फूड सिक्योरिटी है उसमें सिर्फ उत्पादन महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस भोजन का सुरक्षित रूप से कंज्यूमर तक पहुंचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो भारतीय खाद्य संरक्षा एवं जो प्राधिकरण हमारा जो रहता है मानक प्राधिकरण का, वो है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का निर्धारण करना, यानी कि भोजन जो पहुंचेगा कंज्यूमर तक उसको मिनिमम क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड, न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड को मीट करना है और किस गुणवत्ता का वो भोजन होना चाहिए। तो वो रॉ एग्रीकल्चरल कमोडिटी पे भी लागू होता है, यानी कि हमारे फल सब्जियों पर भी लागू होता है, दूध पर भी लागू होता है और प्रोसेस्ड फूड पर भी। तो प्रोसेस्ड फूड में हमारे
हमारे पनीर और जो हमारे डब्बे में बंद खाना है, जिसे रेडी टू ईट फूड कह देते हैं, और वो सिर्फ आम जनता, गाँव और ऐसी जगहों पर ही नहीं, बल्कि अगर हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं तो उनके लिए भी जो भोजन जाता है तो उसके सेफ्टी के जो मानक हैं वो FSSAI के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि जो मानक निर्धारण है ये ग्लोबल स्तर पर भी किया जाता है, नेशनल स्तर पर भी किया जाता है। तो FSSAI जो है दोनों जगहों पे काम करता है। वो ग्लोबल स्तर के मानक निर्धारण में भी पार्टिसिपेट करता है और ग्लोबली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ग्लोबली जो बेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, उनके साथ हमारे देश के जो स्थिति है, क्लाइमेटिक स्थिति हो सकती है जिसकी वजह से, जैसे कि हमें अफ्लाटॉक्सिन की हम बात करते हैं, तो फंगल इन्फेस्टेशन एक बहुत कॉमन और आम चीज़ है, और हमारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे ग्राउंड नट है और दूसरे भी जो हमारे अलग अलग नट्स हैं, तो अफ्लाटॉक्सिन एक बहुत बहुत कॉमन दिक्कत है। और अब इसके लिए हम कैसे ग्लोबली और नेशनली काम करते हैं कि हमारे अपने सिचुएशन, फूड सप्लाई की और दूसरी दिक्कतें, और हमारा एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, हम ज़्यादा हमारे यहाँ मॉइस्चर लेवल ज़्यादा है बहुत से देशों के मुकाबले, और हमारे यहाँ गर्मी भी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थितियों में क्या है कि जो फंगल इन्फेस्टेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हमारा लेवल ऑफ अफ्लाटॉक्सिन है उसे रियलिस्टिक रखते हुए, कई देश जैसे यूरोपियन देशों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो ग्लोबल स्तर पर भी हम उसके लिए पूरी जो है डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हैं और हमारे डेटा को वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। और कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम हमारे स्टैंडर्ड्स के लिए वकालत करते हैं, और इस तरीके से हम ग्लोबल स्तर पर स्टैंडर्ड्स को भी मॉडिफाई कराने का काम करते हैं। अब उस ग्लोबल स्तर पर मॉडिफाई करने से ट्रेड इम्पैक्ट होता है। अब ट्रेड का इम्पैक्ट होना भी आपके फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है कि किसी कमोडिटी की अवेलेबिलिटी, तो गुणवत्ता ही नहीं बल्कि अवेलेबिलिटी को भी, तो दोनों तरीके से जो है पूरे फूड सिस्टम में किस किस तरीके से FSSAI के रोल हैं। तो और भी कई हैं, पर अभी मेरे ख्याल से ये एक मुद्दा था जो मैं बताना चाहती हूँ। जी, तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसका फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ध्यान रखता है, और कंज्यूमर की पहुँच तक सही चीज़, शुद्ध चीज़ पहुँचे बिना किसी मिलावट के, ताकि उनको किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, इसकी भी बारीक तरीके से जाँच परख की जाती है। तो इसी परिपेक्ष में, इसी दिशा में काम लगातार ये संस्थान कर रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जी का रुख करते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जी, हमने कई तरह के मानक सेट कर लिए हैं, कई तरह के लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं कि हमें 2025 तक, 2050 तक इतना पहुंचना है, इतना उत्पादन करना है, लेकिन इस उत्पादन की दौड़ में क्या हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको भूल रहे हैं? क्या किसान भाइयों को एक दौड़ में लगा दिया गया है कि आप उत्पादन कीजिए, और कहीं ना कहीं जो मानक होते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे उसकी गुणवत्ता को कितना ध्यान रखना है, उपज के लिए अंधाधुंध फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स का प्रयोग ना करें, क्या ये चीज़ चुनौती बनकर निकल कर आ रही है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पूछा है कि जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसके साथ साथ, जैसा आपने भी कहा कि इसका नाम भी अब न्यूट्रिशन भी उसमें जोड़ा गया है। बिल्कुल, यानी जो खाना हम उत्पादन कर रहे हैं वो जब उपभोक्ता उसको अगर खा रहा है, क्या उसको वही पोषक तत्व तो उसको मिल रहे हैं। लेकिन इस दिशा में सरकार ने भी काफी प्रयास किए हैं, और जितने भी हमारे शोध संस्थान हैं वो भी काफी प्रयास कर रहे हैं। जैसे अब हम लोग बायो फोर्टिफाइड प्रजातियों का विकास किया जा रहा है, यानी जो गेहूं की प्रजातियां, जो नई प्रजातियां विकसित की जा रही हैं, या अन्य फसलों की जो प्रजातियां विकसित की जा रही हैं, उसमें ये देखा जा रहा है कि उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे जिंक है, आयरन है, इनकी गुणवत्ता को हम कैसे बढ़ाते हैं। जैसे अभी आपको याद होगा कि पिछले ही वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे पूसा संस्थान में ही 100 से अधिक प्रजातियों का विमोचन किया था देश के समक्ष। उसमें बहुत सी वैरायटियां ऐसी थी, प्रजातियां ऐसी थी जो या तो बायो फोर्टिफाइड थी या क्लाइमेट रिजिलियंट थी, यानी जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार की प्रजातियों का विकास किया जा रहा है कि जैसे अगर तापमान अगर अधिक हो रहा है, उन प्रजातियों में उसको सहने की क्षमता हो। जैसे अभी आप देखे होंगे कि इस वर्ष ही जैसे गेहूं के समय में जब गेहूं कटता है, कटाई का समय होता है, जिसको हम टर्मिनल हीट टॉलरेंस कहते हैं, यानी उस अवस्था में अगर तापमान अगर बढ़ जाता है तो गेहूं के दाने सिकुड़ सकते हैं। लेकिन जो ऐसी प्रजातियों का विकास किया गया है कि जो अधिक तापमान पे भी वो गेहूं के दाने नहीं सिकुड़ेंगे, जिनको हम हीट
हीट टॉलरेंट प्रजातियां कहते हैं। इसी प्रकार से अन्य फसलों में भी, जैसे हम अगर मक्का की बात करें, आजकल जैसे QPM होता है, जिसे हम क्वालिटी प्रोटीन हम मेज कहते हैं। जो पुराने जो मेज होते थे, मक्के की जो प्रजातियां होती थी, उनसे ये बेहतर इनकी गुणवत्ता होती है। तो इस प्रकार की प्रजातियों का विकास भी किया जा रहा है और किसानों के बीच भी इनको लगातार इनको पॉपुलर प्रसारित किया जाता है। और जो जैसे मक्का है, मक्का का प्रभाव हम अपने फूड में लेते हैं, इसके साथ साथ जो पशुओं के चारे के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, तो उनको भी अगर अधिक पोषक तत्व मिलेगा, फिर वो भी किसी प्रकार से हमारे फूड सिस्टम में आते हैं। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखा जाता है कि हमारा सिर्फ पेट नहीं भरना है, जबकि हंगर होता है, दूसरा है हिडन हंगर, यानी जो हमें ऊपर से नहीं दिखता है। और हमारे देश में ये काफी बड़ी समस्या है, ये चुनौती भी है। इसको मुकाबला करने के लिए हमेशा इस पे ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी प्रजातियों का विकास किया जाए, उनकी गुणवत्ता, या तो उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा उसमें अधिक हो, उसमें मिनरल्स की मात्रा अधिक हो, या उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, यानी उसमें जो क्वालिटी है, इस पे अब हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जी, तो कुल मिलाकर सबकी जो कोशिशें हैं, सबका जो प्रयास है, वो यही है कि जिस तरीके से भी उत्पादन हो, उत्पादन की गुणवत्ता को सही तरीके से किया जाए, और जो हमारे देश की मांग है उसको निरंतर प्रयास यही किया जाए कि उस मांग को भी पूरा किया जाए। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और खास जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श, हम जल्द लौट रहे हैं। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक, और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। आज हम चर्चा कर रहे हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन को लेकर। ये लक्ष्य क्या है और कैसे इससे खेती किसानी में परिवर्तन लाया जा सकता है और कैसे ये क्रांतिकारी बदलाव साबित हुआ, इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, हम बात कर रहे हैं दाल के उत्पादन को लेकर। किन कमियों की वजह से लगता है कि अभी भी दाल के उत्पादन में हम पीछे रह रहे हैं और हमें निर्यात करना पड़ रहा है, या आप बात करें कि आयात करना पड़ रहा है? किस प्रकार से इस चुनौती को निपटा जा सकता है और क्या कुछ प्रैक्टिसेस सरकार द्वारा तो की ही जा रही है, लेकिन किसानों द्वारा क्या कुछ प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जिसके जरिए इस उत्पादन के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, अगर दालों की बात करें तो हमारी जो वर्तमान में उत्पादन है वो 24 मिलियन टन का हुआ है, और जो हम जो आयात करते हैं लगभग 5 मिलियन टन का हम आयात कर रहे हैं। तो लगभग 29 मिलियन टन की हमारी रिक्वायरमेंट है, और जो 2030 तक जिसका अनुमान लगाया गया है 32 मिलियन टन तक वो पहुंच जाएगी। तो दालों की जो कमी है तो उसमें हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी बहुत खर्च होता है, हमारा सरकार पे बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो सरकार ने उस कमी को ध्यान में रखते हुए अब नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन से आगे बढ़ते हुए इस बजट में हमने आत्मनिर्भरता इन पल्सेस मिशन लाने की घोषणा की है, जिसपे मंत्रालय बड़ी तेजी से काम कर रहा है। और उस जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में कमी रह गई थी, क्योंकि दाल एक ऐसी फसल है जिसको जहां पानी की कमी होती है ज़्यादातर वहां बोई जाती है। जहां पर पानी आ गया है किसान वहां पर ऐसी फसलों पे ज़्यादा तुरंत चेंज हो जाता है जहां पर उसको प्राइस अच्छा मिल सके जी। तो ऐसी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो अब सरकार ने प्रयास है कि उसको मिशन मोड में लेके जाएं, और मिशन मोड में ले जाने के लिए जो मिशन है वो हम आने वाले कुछ ही समय में आप देखेंगे कि उसको मिशन मोड आगे 5 सालों में पूरे मिशन मोड में ले जाया जाएगा, और जिसके लगभग 12,000 करोड़ रुपए भारत सरकार उसमें निवेश करेगी, और पूरा की पूरा 100% भारत सरकार से वो फंडेड होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसमें जो घटक हैं उसमें एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जैसे सर ने बताया कि बायोफोर्टिफिकेशन की जो वैरायटीज़ है, बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ पे ध्यान दिया जाएगा। फिर जो नई नई प्रजातियाँ आ रही हैं उसको कैसे जल्दी से जल्दी किसानों को सीड चेन में लाया जाए और उसके बाद वो फूड चेन में लाया जाए। और जो उनकी प्रोक्योरमेंट की समस्या होती है कि जो हमने जो 3 फसलें हैं जिसमें हम
तुर कहें, उड़द कहें और लेंटिल कहें, इसका 100% प्रोक्योरमेंट जो भी किसान इसका उत्पादन करेगा नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से इसकी व्यवस्था की जा रही है, ताकि किसान भाई को कहीं इधर उधर ना जाना पड़े, उनका पूरा प्रोक्योरमेंट हो जाए। इसी तरीके से जो प्रदर्शन होता है कि जो नई प्रजाति आती है उसको प्रदर्शित करके पूरे पैकेजिंग प्रैक्टिसेस के साथ वो कैसे बताया जाएगी किस तरीके की पैकेजिंग प्रैक्टिस लेके नई प्रजाति को लेके किसान कैसे उसको आगे बढ़े, तो वो भी उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसमें सभी राज्यों के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आईसीआर इंस्टीट्यूट, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, इवन हमारे सीजीआर इंस्टीट्यूट है जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, सबको शामिल किया जा रहा है। और एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज के माध्यम से हमारी जो उत्पादकता में जो गैप है, प्रोडक्शन में जो गैप है, उसको और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हुए उस प्रोडक्शन को गैप को धीरे धीरे कम करते हुए सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे इस 5 सालों में। जी, डॉक्टर अलका जी का रुख करते हैं। डॉक्टर अलका जी, न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं, न्यूट्रिशन के लिहाज से हम रोज़मर्रा के जीवन में उत्पाद तो बहुत सारे खाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ नॉलेज है न्यूट्रिशन के परिप्रेक्ष्य से, वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खास क्या आपको लगता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कहीं ना कहीं इस चीज़ का कारण है? और दूसरा, फूड सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं बढ़ती हुई जनसंख्या है या इम्पैक्ट कर रही है, जिसको हम टैकल कैसे कर सकते हैं? ये बिल्कुल आपने मुनासिब बात फिर से पूछी है। फूड सिक्योरिटी और पॉपुलेशन का बड़ा इन्वर्स नाता हो जाता है। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो उसी से कंजम्पशन प्रभावित हो जाती है, तो उसी से स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। तो अगर हम हमारे देश को समझें तो हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, कौन बताता है कि भारतीय को कितना और क्या खाना ठीक है जो कि उसके लिए न्यूट्रिशियस होगा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हमारे आईसीएमआर का एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन और उसके वैज्ञानिक मिलकर ये तय करते हैं कि हमारे एवरेज बॉडी वेट और हमारे जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं और उन सब एट्रीब्यूट्स को, हमारे जेनेटिक मेकअप के एट्रीब्यूट को देखते हुए कितना एवरेज हमको दिन में कार्बोहाइड्रेट खाना है, फैट खाना है, प्रोटीन खाना है, मिनरल विटामिन खाना है, छोटे बच्चे के लिए कितना है, या बीमार जो हमारे लोग हैं उनके लिए कितना है, तो एज अप्रोप्रिएट और उनकी जो कंडीशन है उसके मुताबिक। तो वहाँ जो अभी जो पैमाने सेट हुए हैं उसके ओवर एंड अबाव भी WHO जो कि ग्लोबली देखता है, तो वो भी कुछ रिकमेंडेशन देता है स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो आज की स्थिति में अगर हम बताएं तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है उसका महाअकाल ही आ गया है, और ये सिर्फ भारत में ग्लोबली आ गया है। और उसके पीछे मोटे कारण क्या रहे हैं? प्रोसेस्ड फूड का ओवर कंजम्पशन एक कारण हुआ। तो प्रोसेस्ड फूड इतना क्यों खाया जा रहा है या क्यों हम खा रहे हैं, उसके पीछे यही एक दिक्कत है जो बार बार हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी बता रहे हैं। जैसे पल्सेस का कम होना, जितनी हमारी ज़रूरत है उससे कम उत्पादन हो पाना। उत्पादन होना एक बात है, वो वाकई अवेलेबल भी हो पा रहा है कि नहीं कंज्यूमर को और सेफ पल्स का मिल पाना। तो बहुत सारे हमारे भारतीय 40% से भी ज़्यादा ही हैं जो विशुद्ध शाकाहारी हैं, और शायद 70 के आसपास ऐसे होंगे जो कभी कभी नॉन वेज या अंडा खाने वाले, पर मोटे तौर पर वो भी वेजिटेरियन या शाकाहारी ही हैं। तो उनके लिए प्रोटीन का एकमात्र सोर्स, जो बड़ा सोर्स हो जाता है, वो या तो पल्सेस होते हैं और या फिर दूध से बने प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि मिल्क और पनीर। तो वहाँ क्या दिक्कत हो जाती है कि मिल्क के भी फिर पर कैपिटा कंजम्पशन जो है, तो पल्स, मिल्क, पनीर, ये सब तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में शुद्ध तरीके से अवेलेबल होंगी तो मेरा पनीर का पर डे का, पर प्लेट का कोटा पूरा होता है। बिल्कुल। तो इस तरीके से पॉपुलेशन का मेरी प्लेट से, मेरे खाने से और प्रोडक्शन से लिंक होता है। तो आज की तारीख में हम बस वहीं खड़े हैं कि जस्ट जितना चाहिए उतना ही है, पर उसकी सप्लाई यूनिफॉर्म है कि नहीं है पूरे देश में, वो और एक चैलेंज है। तो कुछ पॉकेट्स में ये सब कमोडिटीज़ हमें ज़्यादा मात्रा में मिल जाते हैं, कुछ में नहीं मिल जाते। लेकिन पैकेज्ड फूड में एक खासियत है, एक उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। न्यूट्रिशन कम, कुछ केसेस में न्यूट्रिशन की कॉस्ट पे शेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया जाता है, एडिटिव डाल दिया जाता है या उसको फ्राई कर दिया जाता है, जिससे कि माइक्रोबियल डिकंटामिनेशन हो जाती है और शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। पैकेजिंग को इन्वॉल्व कर लिया जाता है उस तरीके से। तो शेल्फ लाइफ ज़्यादा होने की वजह से इसका
देश के हर भाग में पहुंचना ज़्यादा आसान है प्रोसेस्ड फूड का। इसीलिए सीधी सी बात है कि उसका जो है कंजम्पशन भी बढ़ता चला गया है। बिल्कुल। अवेलेबिलिटी बाकी जो रॉ कमोडिटी है उसकी अगर यूनिफॉर्म नहीं हो पाई, तो ये सब चैलेंजेस हैं जिन्हें हमें विभिन्न विभागों को साथ में मिलके और देखना होगा कि हम कैसे हमारी प्लेट को हर कंज्यूमर के हाथ में न्यूट्रिशियस बना पाएँ। जी जी। रुक करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जी का। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, ये तमाम बातें आपने सुनी, इसके साथ ही साथ अगर हम खेती किसानी के प्रैक्टिसेस की बात करें, किसान भाइयों की रोज़मर्रा की जो फसलों उगाने का जो तरीका है, उसमें ऐसे कौन से बदलाव होने चाहिए कि जो हम उत्पादन कर रहे हैं वो उत्पादन मांग को तो पूरी करे, लेकिन साथ ही साथ न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से वो सही होना चाहिए। आप जो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स का, उनका उपयोग करें। अगर इसमें जिक्र किया जाए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट या पेस्ट मैनेजमेंट या डिजीज मैनेजमेंट, इसको किस तरीके से किसान भाई ध्यान रखें जिससे वो अपना जो अपनी भूमिका है उसको तो कम से कम पूरा कर सकें? जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही पूछा है, क्योंकि जो हम किसान भाई जो भी उगाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट आता है वो अंततः इस पे डिपेंड करता है कि जिस मृदा में उसको उगाया गया है उस मृदा की जो क्षमता है, उसकी जो न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी है वो कितनी अच्छी है, या अगर उसमें नहीं है तो हमने ऊपर से उसमें कितना दिया है। जी। तो सबसे पहले जैसे भारत सरकार ने भी इसको कहा था कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आई थी या अभी भी चल रही है जो सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे पहले अगर हम किसी भी मिट्टी में अगर कोई भी फसल अगर हम उगा रहे हैं तो जो भी किसान मित्र हमें सुन रहे हैं उनको सबसे पहला प्रयास ये करना चाहिए कि मृदा का वो स्वास्थ्य जाने कि आपकी मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं और कितनी मात्रा में मौजूद है। इसके बाद जो अगला कदम आता है जिसको हम कहते हैं कि साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी आपके जो भी खेत है उसमें किस आधार पे जो भी आपका, उसको अगर हम अलग अलग जोन में अगर हम बांट देते हैं तो उसके आधार पे जो भी मात्रा उसमें उपलब्ध है और हम एक लक्ष्य तय करते हैं कि हमें ये उत्पादन लेना है। जी। इस उत्पादन की मात्रा को लेने के लिए कौन कौन से पोषक तत्व की कितनी मात्रा होती है ये हमें पता होता है। उन दोनों को हिसाब से मिला के फिर हम पोषक तत्वों का हम सही प्रबंधन करते हैं। जी। लेकिन यहाँ सबसे पहले मैं एक और चीज पे ध्यान लाना चाहूंगा कि अगर हम किसी भी खेत में अगर हम एक ही फसल अगर हम बार बार उगाते हैं तो उस फसल के लिए जो भी पोषक तत्व चाहिए वो बड़ी मात्रा में उस फसल के द्वारा ले लिए जाते हैं और उसका उसमें अभाव हो जाता है। खास करके और दूसरी और भी समस्या आती है कि उस फसल के जो रोग और कीट होते हैं या उस कुल के, यानी अगर हमने कोई ग्रामीणी फैमिली के अगर हमने फसल लगाए तो उसमें जो कीट और रोग जो उसमें होंगे अगर हम उसी फैमिली के अगर हम दूसरे फसलों को लगाएंगे तो वो बार बार होते रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हमको फसल चक्र को हमें अपनाना चाहिए। अगर हम फसल चक्र में दलहनी कुल की जो फसलें हैं यानी दलहन को अगर हम शामिल करते हैं तो उसका प्रभाव मृदा पे भी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन को फिक्स करने की जो क्षमता होती है इस कारण से हमारा जो मृदा है उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। जो हमारे मृदा की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी उसमें जो जल धारण करने की जो क्षमता होती है उसका भी विकास होता है। मिट्टी जो होती है वो भुरभुरी होती है जिस कारण से उसमें एरेशन भी उसमें अच्छा होता है। तो जो हम फसल चक्र की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे जो पोषक तत्व है इससे भी उसको असर करता है। यानी जो भी अगर हम मिट्टी में अगर हम कोई भी दूसरी फसल उगा रहे हैं और अगर उसमें वो न्यूट्रिएंट अगर हमने भरपूर मात्रा में अगर हमने नहीं डाला है तो उसका असर उसके उत्पादन पे भी पड़ेगा और उसकी जो न्यूट्रिएंट की जो क्षमता है यानी उसमें जो पोषक तत्व मौजूद हैं उस पे भी पड़ता है। अभी पहले मैं कह रहा था जैसे बायोफोर्टिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन भी दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो होता है कि जो हम ऐसी प्रजातियों का विकास करें जिसमें जिंक या आयरन जो है उसकी मात्रा अधिक हो। दूसरा एक बायोफोर्टिफिकेशन का ये भी तरीका है या फोर्टिफिकेशन उसको हम कहते हैं कि जो भी जैसे अगर हम जिंक और अगर सल्फर है या आयरन है तो ये जो पोषक तत्व हैं इनको अगर हम मृदा में जब हम इन फसलों का हम उत्पादन कर रहे हैं तो उस समय अगर इसकी मात्रा हम उचित मात्रा अगर हम खेतों में प्रयोग करते हैं तो उससे जो फसल तैयार होंगे उसमें भी इनकी मात्रा भरपूर मात्रा उसमें होगी। ये भी एक फोर्टिफिकेशन का तरीका होता है। इसीलिए जब भी अगर हम कोई भी अगर हम फसल उगाते हैं, खास करके मैं कुछ उदाहरण भी देना चाहूँगा। आमतौर पे जैसे आप खास करके सब्जियों में काफ़ी ये होता है कि जैसे अगर आपने पोटास नहीं डाला तो
आलू के लिए भी आप देखे होंगे कि आलू का जो भी माने जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की अधिक मात्रा होती है या जिसमें भी अगर सुक्रोज का अगर एक्यूमुलेशन होता है तो अगर हम पोटाश डालते हैं तो उसकी मिठास बढ़ती है। जैसे अगर आपने खरबूजा उगाया, तरबूज उगाया या आपने गाजर उगाया और अगर आप उसमें पोटाश नहीं डाला तो उसकी मिठास जो होगी वो कम होगी, यानी उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इसी प्रकार से जैसे हम अगर गेहूं की अगर हम बात करें, गेहूं में भी आजकल ये बताया जाता है कि जब फसल बिल्कुल अंतिम चरण पे हो, फल में दाने लग गए हैं, उस समय में हम उनका जिंक का हम उस पर स्प्रे करते हैं। तो इसकी जो फसल की चमक होती है वो भी अच्छी होती है, दाने भी भरपूर बनते हैं। तो हमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है इसका एप्लीकेशन भी हमें ध्यान देना है कि हमें उन पोषक तत्वों को हम अधिक से अधिक मात्रा में या जितनी उसकी उचित मात्रा उपलब्ध है उस पर हमको ध्यान देना है। दूसरी एक चीज और आती है, जैसा आपने कहा कि कई बार हम जो हमारे रासायनिक उर्वरक हैं इनका हम प्रयोग बढ़ा के भी हमारा जो मृदा है इसका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। यहाँ पे जो हमारा परंपरागत जो तरीके थे उसमें हम जैसे गोबर की खाद है या और भी जो प्राकृतिक तरीके थे उसका भी हम उपयोग करते थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे फसल को जितनी मात्रा की आवश्यकता है सिर्फ हम गोबर की खाद या बाकी जो हमारे तरीके हैं उनसे हम उनकी उपलब्धता को हम नहीं कर पाते। इसीलिए सबसे अच्छा है जो इसको हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहते हैं, यानी समेकित पोषण का हमें प्रबंधन करना चाहिए। इसमें कई और भी अवयव हम इसमें दे सकते हैं, जैसे कि जो अवशेष आपका जो फसल अवशेष है, जो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, जो आपकी फसल से अवशेष निकला है उसको भी अगर हम मृदा में हम फिर से अगर हम डाल देंगे तो वो भी आपकी मृदा की जो क्षमता है उसको वो बढ़ाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। खास करके बहुत सारी ऐसी फसल है जैसे हम हरी खाद का हम प्रयोग करते हैं। अभी जब बारिश का मौसम आने वाला होता है उससे पहले अगर हम ढैंचा उगाते हैं या इस प्रकार के दूसरे जो हरी खाद हैं। जी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, कुल मिलाकर ये तरह के जो प्रैक्टिसेस हैं, ये तरह के जो प्रयास हैं, इस तरह की जो हैबिट्स हैं, अगर किसान भाई इसको इन्वॉल्व करेगा तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं हम देखने को मिल रही है उस समस्याओं को समाधान करने में निजात मिलेगी। डॉक्टर चंद्रमोहन जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, इस मिशन की जो शुरुआत की गई थी, इस मिशन की शुरुआत में कुछ लक्ष्य इस प्रकार से रखे गए थे जैसे कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, एरिया इंस्पेक्शन करना है और सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव करना है और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। सबसे मेजर इंपैक्ट इसमें किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, उनकी कमाई को दुगना करना, यह भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य रहा है। किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाएगा इस मिशन के जरिए, और अब तक जो किसान भाई से जुड़े हैं उनकी आर्थिक स्थिति में कितना परिवर्तन देखने को मिला है? देखिए, भारत सरकार या कोई भी राज्य जो स्कीम लाता है ना, तो किसान उसकी केंद्र बिंदु होते हैं। किसान को ध्यान में रखते ही स्कीम बनाई जाती है। तो किसान की आय की अगर बात करें तो जैसे जो उसकी लागत है, पहली बात तो ये है कि हम भारत सरकार जो भी जो उसका इनपुट होता है, जैसे सीड होता है या इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, IPM है, उन सब पे असिस्टेंस देती है। तो जो लागत है वो उससे कम होती है। उसके साथ साथ जो उसको समय समय पर सुझाव देने के लिए हम जो विभिन्न जो हमारे एक्सटेंशन मशीनरीज है उनके थ्रू ट्रेनिंग कराते रहते हैं ताकि वो जो शस्य क्रिया है वो समय पर करते रहें, कोई भी उसका नुकसान ना हो। तो हमने लागत कम करी पहले, उसकी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस उसके लिए उसको समय समय पर सुझाव देते रहे। इसके बाद जो हमने अच्छी गुणवत्ता का बीज दिया उससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आती है। किसान अपना बीज लगाए जो फार्म सेव सीड कहते हैं, या फिर जो नया बीज नई प्रजातियों का जिसकी यील्ड अच्छी है और जो डिजीज और इंसेक्ट रेजिस्टेंस है और पूरी ज्ञान के साथ लगाए तो उसकी प्रोडक्टिविटी 15 से 20%, अगर अच्छा सीड लेके वो करता है तो 15 से 20% उसकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो इन सभी घटकों को ध्यान में रखते हुए सस्ते इनपुट मिल गए, टाइम से ट्रेनिंग मिल गई और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो किसान की आय तो जरूर पूरे संभवतः ही उस निश्चित तौर पे ही बढ़ती है। तो किसान को ध्यान में रखते ही सारे घटकों को सारी स्कीमों को बनाया जाता है और निश्चित तौर पे इन सबको इस्तेमाल करते हुए जो भी असिस्टेंस है उसकी आय बढ़ती है। जी डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें समय समय पर कई चीज़ों में बदलाव करना पड़ता है। एक समय था जब बैल से खेती होती थी, फिर ट्रैक्टर का इजाद हुआ, यानी कहने का मतलब है कि तकनीकों में भी बदलाव हो रहा है। लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे किसान हैं जो तकनीकों को अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या इस मिशन के तहत उन किसानों के इन तकनीकों की पहुँच को सुनिश्चित किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो कैसे वो किसान भी जो अब तक तकनीकों से अछूते रह गए हैं वो भी अपनी खेती किसानी में ये परिवर्तन लाएं और नई तकनीकों का इस्तेमाल कर अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं? तो तकनीकी ज्ञान के बाद तो जो भी शस्य क्रियाएं होती है, जो भी उस फसल का जो भी शस्य क्रियाएं होती है उस पर तकनीकी ज्ञान हमारे साइंटिस्ट देते हैं। तो जो भी मशीनरी इन्वॉल्व होती है तो हमारे एक अलग से स्कीम चलती है। पहले हम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में भी एक फ्लेक्सी कंपोनेंट होता था जिसमें छोटी मशीनरी है या दाल मिल है, छोटी मशीनरी है, पाइप्स है, इरीगेशन पाइप्स है, वो हम उसमें असिस्टेंस देते थे। लेकिन बहुत सारी स्कीमों में ओवरलैप होने के कारण हमारी स्मैम जो स्कीम चलती है तो उसमें कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से या छोटी छोटी मशीनरी किसान
किसान को हम असिस्टेंस पे देते हैं, या बड़ी मशीनरी कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से वो वहाँ से ले सकता है। तो छोटे किसान कस्टम हायरिंग सेंटर का इस्तेमाल करके अपनी जो भी जो मैकेनाइजेशन है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि उसका जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो और उसका काम आसान हो। तो ये इस तरह की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की गई है, और उसका तकनीकी ज्ञान भी हम समय समय पर देते रहते हैं, ताकि वो आसानी से अपने का बुआई सुनिश्चित करे, उसकी हार्वेस्टिंग सुनिश्चित करे, सारी क्रियाओं को मैकेनाइजेशन जहाँ जहाँ मैकेनाइजेशन इन्वॉल्व होता है उसको करके उसको उन मशीनरीज को यूज़ करके उस पर काम कर सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मशीनों का अभाव रहता है, किसान भाइयों के पास वो तकनीक नहीं मिल पाती है, तो इस प्रकार से वो मशीनों का प्रयोग करके भी, तकनीक का नया प्रयोग करके अपने खेती की प्रक्रिया में परिवर्तन लाकर अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। कुछ और खास जानकारी जानेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं डॉक्टर अलका जी का। डॉक्टर अलका जी, एक महिला होने के नाते हम जानना चाहते हैं कि हमारे देश में महिलाओं की जो भूमिका है वो अभूतपूर्व है, बहुत बड़ा योगदान वो देती हैं भारत के विकास में, और एक परिवार के रूप में देखा जाए तो भी उनकी जिम्मेदारी बहुत होती है। खेती किसानी के क्षेत्र में हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, महिलाओं का योगदान बहुत अमूल रहा है। 60 से 80% महिलाएं ऐसी होती हैं एक सर्वे के अनुसार जो फूड प्रोडक्शन में अपना योगदान देती हैं। महिलाओं के ऊपर ये जिम्मेदारी किस प्रकार से है, और महिलाएं क्या कुछ प्रैक्टिसेस करके फूड जो न्यूट्रिशन है या फूड सिक्योरिटी में वो अपना योगदान दे सकती हैं? जब हम खाने की बात करते हैं, और मैं चूंकि FSSAI को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो आप मानिए कि जो पहला फूड रेगुलेटर होता है हमारे जीवन में वो माँ ही होती है। माँ हमारे खाने को, यानी कि मुझे क्या दिन में खाने को मिलेगा, कितना मिलेगा, तो पहला फूड रेगुलेटर माँ है, जो कि महिला है जी। तो इस तरीके से महिलाओं का योगदान तो नापा नहीं जा सकता। जहाँ तक बात एक पोषण की है और एक समाज को इस दिशा में जो अन्नपूर्णा का जो एक रोल माँ अदा करती है, और ये सौभाग्य है मेरा कि आज मैं FSSAI में एक एडवाइज़र पद पर हूँ, और यहाँ पर जो हमारे खाद्य मानक निर्धारण होते हैं उनमें मैं काम करती हूँ। तो हमारे 21 से ज़्यादा साइंटिफिक पैनल हैं। तो जो हमारे साइंटिस्ट महिलाएं हैं, उनके लिए ये जो 21 पैनल्स हैं, इसमें बहुत सारे देश के 100 से ज़्यादा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, एकेडमीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें DRDO के लैब, CSIR, ICR सब के लैब्स हैं। तो इनकी जो हमारी महिला वैज्ञानिक हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारे अलग अलग पैनल्स में, और ICMR के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, पब्लिक हेल्थ हैं, और कम से कम 25% महिलाएं हैं जो अलग अलग साइंटिफिक क्षेत्र में अपनी एक्सपर्टीज़ रखती हैं और हमारे साथ काम कर रही हैं पैनल्स के ज़रिए। तो सिर्फ पैनल नहीं, दूसरे और एक्सपर्ट कमिटीज़ हैं हमारे FSOs हैं जो कि स्टेट लेवल पे और रीजनल लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन का काम देखते हैं। 240 के आसपास हमारे लेबोरेटरीज़ हैं पूरे भारतवर्ष में, जिसमें बहुत सारे महिला लैब टेक्नीशियंस हैं जो कि फूड टेस्टिंग का काम करती हैं, और हमारे देश के हर नागरिक को सुरक्षित भोजन मिले इसका वो ध्यान रखती हैं। वैसे ही जैसे हमारी माएँ हमारे घर में किचन की साफ़ सफाई और कि हमें जो खाना मिल रहा है वो ठीक से उबला है कि ठीक से पका है। तो फॉस्टेक की ट्रेनिंग और एक हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमारी जो टीम्स हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर और अलग अलग सेक्टर्स में स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स देती हैं, जिसमें इंडस्ट्री को भी ट्रेनिंग दिया जाता है, लघु उद्योग को ट्रेनिंग दिया जाता है, छोटे कैंटीन्स को, रेलवे स्टेशंस को, और कोई भी ऐसी स्ट्रीट फूड वेंडर्स को, तो उन सबको के हाइजीन, खाना बनाने के प्रोसेस में किस तरीके से साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए और गुणवत्ता को इंश्योर किया जाए, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, उस सारे दस्ते में कहीं पर भी आप देखिएगा महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यक्रमों में अपना योगदान देती हैं। और हमारे इसके अलावा जो एक और है सोशल
बिहेवियर चेंज का, यानी कि कम्युनिटी आउटरीच का, कि बात सिर्फ उतनी नहीं है कि हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए, हमने रेगुलेशंस बना दिए। बात यह है कि मेरा व्यवहार कितना बदला, मैंने कितना जो है वो साफ, बिल्कुल। तो पूरा एक आउटरीच प्रोग्राम है और हमें उस पर हमें गर्व है कि FSSAI का जो आउटरीच प्रोग्राम है वो सिर्फ हिंदी, अंग्रेज़ी और दूसरे रीजनल भाषाओं में ही नहीं आउटरीच करता है, वो साइन लैंग्वेज में हमारे भारतीय मूक बधिर बच्चों की जो भाषा है उसमें भी अपने प्रचार प्रसार को, सामग्री को देता है। और पूरे विश्व में FSSAI इकलौता एक ऐसा फूड रेगुलेटर है जिसने इस तरह की आउटरीच की पहल की है और हमारे जो डिसेबिलिटी सेक्टर तक भी अपने कंटेंट और जो खाने के बारे में जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, हाइजीन है कि तेल कितना खाओ, कौन सा खाओ, चीनी कितनी खाओ, उसे बिल्कुल साधारण साइन भाषा में और ऑडियो विजुअल माध्यम से पहुंचाने की भी कोशिश है और ट्रेनिंग्स भी होती हैं। तो इन सब में भी महिलाएं और मूक बधिर लड़कियां भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो कौन सा क्षेत्र है जहां महिला काम नहीं कर रही, मैं मतलब बता ही नहीं पाऊंगी क्योंकि ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है। और इसके साथ मेरे ख्याल में अपनी बात को विराम देना चाहूँगी। जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी का रुख कर। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हम बढ़ती जनसंख्या के साथ हम देख रहे हैं कि हम अर्बनाइजेशन की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में जो खेत की जो भूमि है, जो हेक्टेयर्स है, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, यानी जोत योग्य जो भूमि है वो कम हो रही है। तो अर्बनाइजेशन क्षेत्रों में हम ऐसी कौन से प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, या फिर जो लोग हैं वो ऐसी कौन से प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन एक पहलू है फूड सिक्योरिटी के अंदर, फूड सेफ्टी के अंदर, उस न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो अर्बनाइजेशन वाले जो लोग हैं, उसमें जो रहने वाले लोग हैं, वो किस तरह से योगदान दे सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैडम भी अभी बोल रही थी कि जब हम फूड की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ हम अगर कहें कि अन्न ही नहीं होता है। जब हम, जैसे मैडम ने बोल रही थी, न्यूट्रिशन की बात करें, और हमारे देश में यह देखा भी जा रहा है कि जो हमारा सीरियल्स का कंजम्पशन है ये धीरे धीरे घट रहा है, और जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है इसका कंजम्पशन काफ़ी बढ़ रहा है, और सरकार की तरफ से उसके लिए भी अलग से मिशन भी चलाया जाता है जिससे उनका भी उत्पादन बढ़े। और आज हमारी जो मानक है, कम से कम 400 ग्राम जो है प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन फल और सब्जियों का भी सेवन करना जरूरी होता है, जिससे कि आपको पोषक तत्व मिलते रहेंगे। और इनका, जैसे जब हम विकसित भारत की बात करते हैं 2047 तक, तो जो भी हमारे इस प्रकार के जो फल और सब्जियां हैं इनका भी उत्पादन हमें काफ़ी बढ़ाना है, जो हमको कम से कम 700 मिलियन टन हमें करना है, जो अभी से ऑलमोस्ट हमें डबल करना है। दूसरा, आपने कहा कि जो पेरी अर्बन एरियाज या अर्बनाइजेशन हमारा काफ़ी बढ़ रहा है, तो जो भी शहरीकरण होने के कारण यहाँ पे इन चीज़ों की उत्पादकता और इन चीज़ों की उपभोग करने की जो क्षमता है वो भी काफ़ी बढ़ रही है। क्योंकि जब हमारी आर्थिक स्थिति जब बढ़ती है तो हम सीरियल्स के अलावे जो बाकी जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं उनका हम उपयोग हम अधिक मात्रा में करते हैं। दूसरा है कि हमें सुरक्षित और स्वस्थ, जैसे कहा जाता है कि सेफ, जो भी हम फूड खा रहे हैं वो सुरक्षित है कि नहीं। कई बार जब हम बाजार से खरीद के कोई चीज लाते हैं तो हमें ये डर बना होता है कि कहीं इसमें पेस्टिसाइड रेसिड्यू तो नहीं है। इसीलिए जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं वो चूंकि अवेयर ज्यादा होते हैं, वो अधिक जागरूक होते हैं, तो उसमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी छतों पे, जो भी उनके पास जमीन होती है, या जहाँ जो छोटे शहर होते हैं जहाँ बैकयार्ड होता है या किचन गार्डन जिसको हम कहते हैं, इस तरह का जो भी उनके पास अगर भूमि उपलब्ध है तो उसमें वो किचन गार्डनिंग करते हैं, या अगर नहीं, अगर उनके पास अगर जमीन उपलब्ध है तो वो छतों पे कुछ गमले रख के, या आजकल हाइड्रोपोनिक्स का सिस्टम आया है कि आप उसमें जल और न्यूट्रिएंट मिला के और एक पाइप के थ्रू उसमें ले जाते हैं, जिसको आप वर्टिकल भी रख सकते हैं, अपने छतों पे रख सकते हैं। और उसमें भी खास करके ऐसी चीजें जिनका आप हर दिन और ताजा प्रयोग करते हैं, जो सब्जियां, ऐसी बहुत सारी सब्जियां होती हैं और जिसमें की फ्लेवर भी आपको अच्छा मिलता है, तो इस पे भी काफी हो रहा है कि हम लोग, सारे लोग जो हैं जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, वो छत पे बागवानी करके भी एक प्रोग्राम भी होता है, और इसमें भी सरकार भी, बहुत सारे राज्यों में सरकारें भी उसको मदद दे रही हैं कि अगर आप अपने छतों पे अगर इस प्रकार की जो सब्जियां हैं या फल हैं इनका अगर आप उत्पादन करते हैं, और आजकल सॉइल लेस कल्चर भी आ गया है कि जैसे जब हम मृदा में अगर हम इन चीज़ों को उगाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां और कीट ज़्यादा आते हैं, लेकिन अगर हम मृदा रहित अगर हम माध्यम में अगर हम इन चीज़ का अगर हम उत्पादन करते हैं तो उस पर बीमारियां भी कम आती हैं और हम सुरक्षित और उनको हम ताज़ा उनका हम उपयोग हम कर सकते हैं। जी, डॉक्टर चंद्रमोहन जी के एक बार फिर से रुक करते हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, जीरो हंगर नो
नो पॉवर्टी के उद्देश्य के साथ इस मिशन की हमने शुरुआत की थी और काफ़ी हद तक इस मिशन को लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता भी मिली है भारत सरकार के इन प्रयासों के नतीजन। अगर हम बात करें आगे के दृष्टिकोण को, आगे के लक्ष्य को लेकर उसको किस तरीके से निर्धारित किया जा रहा है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे और क्या कुछ खास जानकारी और जो हम नहीं जिक्र कर पाए हैं वो आप देना चाहेंगे? देखिए, आगे जो इसमें न्यूट्रिशन सब जोड़ा गया उसकी एक मेन भूमिका, जैसे हमारे बाकी वक्ताओं ने बताया, उसकी मेन भूमिका रहेगी, क्योंकि फूड सिक्योरिटी तो हमने लगभग अचीव कर ली है लेकिन न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को कैसे अचीव करना है उस पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया, तभी इसमें विशेष तौर पर इसमें ये शब्द जोड़ा गया है। बिल्कुल। तो उसके लिए जो व्यवस्था, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई हमारी जो बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज है, लगभग सभी फसलों में जो जिसकी हम बात कर रहे हैं कमर्शियल क्रॉप्स को छोड़ के, उनमें हमारे पास बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज है। मिलेट्स वो ज़्यादातर अपने आप बायोफोर्टिफाइड खुद ही होती है, तो लेकिन जैसे धान है, गेहूं है, पल्सेज है, इन सब में बायोफोर्टिफाइड वैरायटी, मक्का है, इन सब में बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज अवेलेबल है हमारी। तो इसके माध्यम से हम न्यूट्रिशन पे ध्यान दे रहे हैं। तो जितनी हमारे पास लगभग 150 के करीब लगभग हमारे पास बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज आ चुकी हैं सभी फसलों में। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल बायोफोर्टिफिकेशन से बचते हुए हम सीधा जो हम अनाज खा रहे हैं उसमें बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज हम इंकॉर्पोरेट कर लेते हैं, तो जो माल न्यूट्रिशन की समस्या है वो हमारे देश में कम हो जाएगी। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान है कि जो बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज हैं उस पर हम उनको इसमें समाहित करते हुए उसको पूरे देश में हम लेके जाएं। साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे हमारी जो उत्पादकता है वो कई जगह पर घटनी स्टार्ट हो गई है, तो उसको कैसे मेंटेन करें और उससे आगे कैसे बढ़ते रहें। तो इस पे बहुत जोर है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट जो वैरायटीज़ हैं, जो विगत 4 सालों में हमारे पास जो क्लाइमेट वेरिएशन आया है उसको हम स्टेबलाइज कर पाए हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ थी। लगभग हमने 3000 वैरायटी विगत 10 सालों में हमने लॉन्च करी भारत सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से। तो उसमें लगभग 2000 के आसपास हमारी क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ है। तो ये देखा जा सकता है कि रिसर्च पे कितना ध्यान है, कि कितनी जागरूकता हमारे द्वारा या कितनी वैरायटीज ऐसी लाई जा रही है जो क्लाइमेट रेजिलियंस है, जो कि हमारी प्रोडक्शन को स्टेबलाइज बना के रखा जाए। तो साथ साथ अगर हम सम अप करें तो प्रोडक्शन पे ध्यान है, जो प्रोडक्शन को बनाए रखना, उसको आगे बढ़ाना, क्लाइमेट चेंजेस को ध्यान में रखते हुए ध्यान दिया जा रहा है, उसमें न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जा रहा है और नई से नई प्रजातियों को कैसे जल्दी किसानों पे पहुंचाने पे उस पे ध्यान दिया जा रहा है। उसके विभिन्न घटक है, उसको वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। और इसी के साथ साथ जो भी सीड से रिलेटेड एक्टिविटीज, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे लैब हो, चाहे ट्रेडिशनल वैरायटीज की बात करें, चाहे हम आलू की बात करें, उन घटकों पे भी ध्यान दिया गया और उनको भी समाहित करते हुए पूरे एनएफएसएम को एक रिवैम्प दृष्टिकोण देते हुए आगे आपको देखने को मिलेगा उसको। जी, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन को सही तरीके से सही रास्ते पर उसके लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए हमारे किसान भाइयों की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब इन जानकारियों का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और अपनी खेती किसानी में जो परिवर्तन आने चाहिए समय के साथ, उस परिवर्तन के अनुसार, जैसे किस्मों का जिक्र किया गया कि आपके क्षेत्र के लिए कौन से किस्म उपयुक्त है और कितने तरीके से आपको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना है, कब आपको सिंचाई देनी है, इन सभी बातों का अगर किसान भाई ध्यान रखेंगे तभी इन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि सरकार के अकेले प्रयास से ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं। हमारे किसान भाइयों की भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनके हित के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो इसके साथ ही नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन में आज बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि इन सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ होगा। और जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो न्यूट्रिशन प्रैक्टिसेस को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपनी डाइट को क्या कुछ चेंज करें जिससे जो पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को मिलने चाहिए उसमें भी अपना योगदान दे सकते हैं। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इन जानकारियों से लाभ होगा। डॉक्टर चंद्रमोहन जी कीमती समय निकालकर आप स्टूडियो पहुंचे और इस विषय से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, उसके लिए आपका शुक्रिया सर। इसके साथ ही डॉक्टर अलका राव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी आप सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको पता आपको क्या करना है। आप हमारी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है vicharvimarsh0@gmail.com। इस कार्यक्रम की कोई जानकारी आपसे छूट गई है, इस कार्यक्रम को आप दोबारा से देखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ये जानकारियां किसी और किसान भाई तक पहुंचे या किसी और तक इन जानकारियों को आप पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे आप DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी विचार विमर्श के इस कार्यक्रम को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। फिलहाल हमें दीजिए आप इजाज़त। आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।